बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज बहुत ही अहम फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सामने आया है, जिसमें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तली की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया गया, और उसके साथ साथ तिब्बी बुनियादों के ऊपर भी उनकी जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना जो तहरीरी फैसला सुनाया है, लिखा है, उसके अंदर उन्होंने ये लिखा है कि इलाज मुआलजे की सहूलियात पाकिस्तान के अंदर दस्तयाब है और ये केस गैर मामूली हालात का नहीं बनता। यह भी फरमाया गया कि नवाज शरीफ के मामले में मखसूस हालात साबित नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के नतीजे में जमानत नहीं दी जा सकती। सुपरिटेंडेंट जेल के पास बीमार कैदी को अस्पताल मुंतकिल करने का इख्तियार है। नवाज शरीफ के केस में कानून के तहत जब ज़रूरत पड़ी अस्पताल मुंतकिल किया गया और अदालती नज़ीरें मौजूद हैं कि कैदी का जेल या अस्पताल में इलाज हो रहा हो तो जमानत का हकदार नहीं है। इसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो तिब्बी सहूलतें हैं उसके ऊपर भी बात की और उसके साथ साथ ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी के ही दो रहनुमाओं का हवाला दिया। शर्जील मेमन साहब भी उसमें शामिल हैं, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वो बीमार हैं लेकिन उनकी ज़मानत नहीं हो सकी है, लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर ये जो दरख्वास्त है ये मुस्तरद की जाती है। ये तो बिल्कुल कानूनी बात थी और कानून के हवाले से बात हुई, लेकिन इसके बाद फवाद चौधरी साहब का एक स्टेटमेंट भी आया कि ये असर ज़ायल होता है कि कोई डील हो रही है। असल जो स्टोरी है वो यही है कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं इस फैसले के फौरी बाद उन्होंने जेल जाने की जिद की या इसरार किया और उस इसरार के बाद उनको जेल मुंतकिल किया गया। जैसा कि आप टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा उनके हमरा थी और नवाज शरीफ साहब का फौरी जेल जाने का जो फैसला था वो ज़ाहिर है रिएक्शन है कि वो इस जो फैसला था उससे नाराज़ हुए हैं। अब PMLN इसको लेके जा रही है लार्जर बेंच के सामने या रिव्यू में जाएगी। ये ज़ाहिर है कि उनको फैसला करना है कि वो क्या इस मामले के ऊपर फैसला करते हैं, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट जरूर हमें नजर आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंप्स में। असल बात डील के हवाले से खबरें आ रही थी, कहा जा रहा था कि हो सकता है जमानत हो जाए और उसके बाद ये तय पा जाए हुकूमत और PMLN के बीच के शायद नवाज शरीफ साहब का जो इलाज है, एंजियोग्राफी है, वो बाहर की जाए और उसके लिए लंदन ले जाया जाए। क्या ये जो तासुर है वाकई ख़त्म हो गया है कि डील नाकाम हुई है? एक तरफ ये डील की खबरें और दूसरी तरफ ढील की खबरें हैं, क्योंकि एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब जेल में रहे तो जरदारी साहब जो है उनको गिरफ्तार करना मुश्किल हो जाएगा। अब क्या ढील उधर शुरू हो गई है और डील यहाँ ख़त्म हो गई है? ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल है, इसके ऊपर ज़रूर हम बात करेंगे कि हुकूमत क्या कहती है। दूसरा, हुकूमत के अपने कैंप्स के अंदर फवाद चौधरी और नईमुल हक साहब के बीच जो एक तनाज़ा जन्म ले चुका है, उसमें कहा जा रहा है कि बहुत जल्द कोई बड़ा मोड़ भी सामने आ जाएगा। और आज आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा मरियम औरंगज़ेब साहिबा की भी मुलाकात हुई है, गो के PTV के मामला पे हुई है, लेकिन एक सिग्नलिंग होती है और वो सिग्नल जो है वो दिया गया फवाद चौधरी की तरफ से कि वो को बहुत खुश नहीं है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले भारत के साथ जो पाकिस्तान के मामलात हैं वो काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बड़ी खुशाइंद चीज़ें हुई हैं। मसलन कल मोदी का स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए कोई बहुत ज़्यादा सख्त नहीं था। OIC का इजलास जिसमें पहली बार हिंदुस्तान की वज़ीर ख़ारजा को बुलाया जा रहा है और उसके लिए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने जापान का अपना दौरा मुलतवी किया है। चीनी हम मनसब को उन्होंने अपने एतमाद में लिया है और अब वो दुबई में मीटिंग जो है वो आमना सामना यकीनी तौर पर होगा और ये पहली दफ़ा है कि OIC के अंदर हिंदुस्तान भी जाएगा। इसके पीछे कुछ बैकडोर चैनल भी काम कर रहा था और उसमें से एक चैनल जो है मुतअद्दिद हो सकते हैं, लेकिन एक डॉक्टर रमेश कुमार का है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जो मुलाकातें की उसमें VK सिंह, जनरल VK सिंह से भी मुलाकात थी, उसमें सुषमा स्वराज साहिबा से भी थी और मोदी साहब से भी थी। बहुत अहम मैसेजिंग हुई है, उनसे इसी पे पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब वो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त DSNG पे। डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि आपकी जो मुलाकात थी ये क्या आपको बैक चैनल के जरिए के लिए इस्तेमाल किया गया, राब्ते के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी आपको भेजा गया है, कोई ख़ास पैगाम था, बैक चैनल राब्ता है आपके ज़रिए से? देखिए, अमन का मैसेज ज़रूर मैं यहाँ से लेके गया था, मगर इसमें भी कोई शक नहीं है भारतीय गवर्नमेंट ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने मुझे दावत दी थी वहाँ पे आने के लिए और ये दावत 1 महीना पहले की थी, मगर जब बीच में क्रूशियल टाइम आया तो डबल माइंडेड थे। मगर लास्ट डे के ऊपर मुझे यहाँ की हमारी जो हाईअप्स हैं उन्होंने कहा कि आप जाओ और बिल्कुल ये अटेंड करो और मैं वहाँ पे जब पहुँचा
तो फॉरेन सेक्रेटरी ने ही मुझे रिसीव किया और रात को उनके साथ डिनर हुई। दूसरे दिन उनके ही चार्टर्ड जहाज़ में मैं जो हमारे वहाँ पे इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर थे वीके सिंह साहब, जो एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, एक्सटर्नल अफेयर्स के वो मिनिस्टर हैं, MOS थे, उनके साथ में गया। वहाँ पे जब मैं उतरा और कुंभ के मेले के ऊपर तो बहुत ज़्यादा गर्म माहौल था मीडिया का, आवाम का, मगर उसके बाद मुझे जो मौका मिला और मीडिया के साथ, लोगों के साथ जो इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद माहौल मैंने बेहतर करने की कोशिश की। अच्छा, ये बताइएगा कि ये आपने अपनी जो आपकी खबरें मैंने पढ़ी उसमें आपने लिखा कि जैश ए मोहम्मद का कोई इसमें ताल्लुक नहीं था और अश्योरेंस भी आपने दी है कि वो किसी तौर पे मुलव्विस नहीं थी। तो किस बुनियाद के ऊपर आपने ये अश्योरेंस इंडियन गवर्नमेंट को दी है? देखिए, अश्योरेंस तो मैं जब यहाँ से जा रहा था तो लाजमी है, मैंने यहाँ से कॉन्फिडेंस के साथ जिन जिन दोस्तों से, लोगों से, हमारी गवर्नमेंट से मुलाकात हुई, ये मैं अश्योरेंस लेके गया था कि हमारी ऐसी कोई नहीं है। मगर वहां पे जब गंगा स्नान करके आया तो मैंने उनको ये कहा कि मैं एक बहुत स्पिरिचुअल बंदा हूं, साल में 2 मरतबा हरिद्वार इंडिया में आता हूं और मैं आपको उस गंगा नहाकर अभी मैं आया हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि वहां के इंस्टीट्यूशन इस अटैक के पीछे नहीं है। तो ये आप खातरी समझें, आप पीस के डायलॉग जब भी शुरू होते हैं तो किसी न किसी वजह से वो बीच में डेडलॉक शुरू हो जाता है और डेडलॉक जो है वो दोनों तरफ से ईगो आ जाता है। तो उस ईगो को खत्म करने के लिए, हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के लिए मैं एज ए मीडिएटर रोल इख्तियार करूंगा कि हम किस तरीके से इस डेडलॉक को खत्म, जब पीस आप भी चाहते हैं, पीस वो भी चाहते हैं, दोनों मुल्क जब पीस चाहते हैं तो फिर ये डेडलॉक क्यों बनता है? डेवलप ये यहाँ पे एक फेथ की डेफिशिएंसी है, जो फेथ दोनों मुल्कों का बनना चाहिए। तो फेथ के लिए मैं रोल एक इख्तियार करूंगा, जो भी चीजें आपकी हैं वो आप मेरे साथ शेयर करें, मैं उधर बताऊंगा, उधर की ये तो बड़ी अच्छी बात, बड़ी पॉजिटिव बात है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान से चाहता क्या है? आपको गुफ्तगू में लगा क्या? और फिर जाहिर है कि एक जंग का माहौल है। आप प्राइम मिनिस्टर का क्या पैगाम लेके गए? पैगाम था क्या नरेंद्र मोदी के लिए? मैंने उनको कहा कि ये खान है और खान जो पठान है, पठान जो जबान से नहीं हटता। आप, ये वक्त है, पाकिस्तान के अंदर बोल्ड और बुलंद लीडरशिप इस वक्त मौजूद है और मैं चाहता हूं आप भी यहां पे बोल्ड और बुलंद लीडर हैं। ये मुश्किल जो फैसले 70 सालों में हल नहीं हुए, आज वो वक्त आ गया है और मैं ये देखता हूं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जोगिंदर नाथ ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सोनेरी एक धरती बनाया था, मैं चाहता हूं कि आज पाकिस्तान जो जहां पे मैं रहता हूं वहां वो मेरी धरती मां है, वो एक दोबारा सोनेरी हालात उधर बने। बोल्ड डिसीजन करने वाले लोग जो है मुश्किल वक्त में बोल्ड फैसले करते हैं और आप आज फैसला करें, मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मुस्बत जवाब वहां से आपको आएगा। अच्छा, और मुस्बत जवाब आपने कहा और मुस्बत जवाब मोदी सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से भी आया। लेकिन आप क्या समझते हैं? आपने एक और बड़ी अच्छी बात उनको बताई जो कि हमने खबरों में पढ़ी है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है। इसके ऊपर हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उसका क्या रिस्पॉन्स था? उनको मैंने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट को आप सेपरेट नहीं समझे। इस वक्त मेरी एस्टेब्लिशमेंट से भी मुलाकातें हुई है, उनकी भी क्लियर कट पिक्चर ये है कि हम खिते के अंदर अमन चाहते हैं। इस बार एस्टेब्लिशमेंट और प्राइम मिनिस्टर एक ही बात है। आप प्राइम मिनिस्टर खान है, पठान है, उसके साथ सारे बंदे, अवाम भी खड़ी है, एस्टेब्लिशमेंट भी खड़ी है। आपके साथ जो भी बातें होंगी वो मनोमन जो है वो उसके ऊपर हम अमल पैरा होंगे और दोनों तरफ से रेसिप्रोकल होनी चाहिए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि आज एक एलिगेशन और जहां पे भी कोई ऐसे लोग अजाइम जिसके नेगेटिव हो, जो हमारे बीच में डेडलॉक पैदा करने की कोशिश करें, माहौल को खराब करने की कोशिश करें, हम उनसे होशियार हैं, होशियार है, हम उसके ऊपर अपने डेडलॉक के ऊपर नहीं आ जाए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उमेश कुमार साहब की बात आप सुन रहे थे जो कि एक मैसेंजर पाकिस्तान के थे और इंटरेस्टिंगली डॉक्टर साहब का जो किरदार था वो एक इस मामले के अंदर सामने नुमाया होकर आया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब नदीम अफजल चंद साहब, तर्जुमान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के, उनसे भी इस मामले पर बात करेंगे, लेकिन और भी बहुत से सियासी मामला हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है जनाब राना मोहम्मद अफजल साहब, वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इनका ताल्लुक है, रुकन कौमी असम्बली भी रहे हैं, और जनाब सेंटर बैरामन तंगी साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। सबसे पहले तो नदीम अफजल चंद साहब, क्या तासुर ज़ायल हो गया है नवाज शरीफ के फैसले के बाद? कोई डील हो रही थी या नहीं? देखिए, ये तो एक खालिस्तान एक मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उन्होंने बेल अप्लाई की थी और वो बेल मेडिकल ग्राउंड को जुडिशरी ने एक्सेप्ट नहीं किया। मेरिट्स डीमेरिट्स तो वो उन्होंने बेल वैसे ही वापस ले ली है। अब इसके ऊपर क्या अदालत में है, इलाज हो रहा है उनका, अल्लाह ताला उनको सेहत दे।
तो और क्या कमेंट्स करने हैं मेरे? ये तो कोर्ट का मामला था। हाँ। डील का मामला जो है ना, वो असल में डील का मामला वो क्यों कहा जा रहा है? कहा जा रहा है नाकाम हो गई शायद। नहीं, मैं ना कोई डील थी ना कोई नाकाम हुई। डील अगर होती तो नाकाम होती। मेरे ख्याल में कोई डील की बात नहीं है। अच्छा, यानी कि कोई ऐसा दबाव, कोई ऐसा डिस्कशन नहीं हुई, कभी डिस्कशन नहीं हुई। बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है लेकिन आपकी हुकूमत की तरफ से तो आते रहे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि मैं ना विक्टिमाइजेशन पे बिलीव रखता हूँ और ना मैं किसी बंदे को कोई NRO देने के लिए तैयार हूँ या कोई रेस्क्यू करने के लिए तैयार हूँ, खा वो मेरा अपना साथी क्यों ना हो। अच्छा, बड़ा सीधी सी बात है। लेकिन आपके अपने जब वो अपने साथियों को देखें, एक सीधी सी बात है, कोई अपने साथियों को, अपनी टीम के मेंबर्स को अगर कोई डील नहीं देता तो दूसरी पार्टी के हेड्स को वो कैसे देगा? ये एक सिंपल सी बात है। इसमें आप इसको देख लेना, अगर उन्होंने देना होता तो बाबर अवान का इस्तीफा ना लेते, उन्होंने देना होता तो आजम सवाती के साथ वो देख लें क्या गाय का पर्चा, वो लड़ाई का पर्चा, वो अलीम खान जेल में है, सारे लोग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनता इस वक्त, आउट ऑफ क्वेश्चन। लेकिन जो इत्तलात राना साहब हम तक पहुंच रही थी वो ये थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन जाना चाह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है यहाँ से डील का मामला नहीं था हुकूमत की तरफ से। मैं किसी और इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रही, मैं हुकूमत की बात कर रही हूँ। डील का तासुर फिर क्यों दिया गया और किसकी तरफ से दिया गया, और क्या वाकई इलाज के लिए मियाँ साहब बाहर जाना चाह रहे थे? देखिए, जो हमारे तक जो इतलात थी वो तो ये थी कि एक बेहतर इलाज की ख्वाहिश है, पार्टी की भी ख्वाहिश थी और उनकी फैमिली की भी ख्वाहिश थी कि उनका बेहतरीन इलाज जहां भी मुमकिन है और उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक हो, और कम से कम उन्होंने पाकिस्तान की इतनी खिदमत किया, उनको कंफर्टेबल एक किया जाए इस उम्र के अंदर। बहरहाल वो नहीं हुआ, और जहां तक हमारी इतलात हैं, हुकूमत ये चाहती है कि ताकि इनको एक फ्री खुला मैदान मिले काम करने के लिए, और ये चाहते हैं कि किसी तरीके से मियाँ साहब बाहर चले जाए, और मियाँ साहब नहीं जाना चाहते। इलाज आप एक तरफ तो रान साहब खुद कह रहे हैं कि आप लोगों की ख्वाहिश थी, रान साहब आप कह रहे हैं कि आप लोगों की ख्वाहिश थी कि वो उनका इलाज हो, बाहर हो, जहां से पहले उनका हुआ वहां से हो, साथ ही आप ये कह रहे हैं कि इनकी ख्वाहिश है कि वो बाहर चले जाए। तो क्या ये ये तो चाहेंगे, जिस तरह मुशर्रफ ने अपना 10 साल के लिए लाइसेंस ले लिया था या 5 साल के लिए लाइसेंस ले लिया था, तो इनकी भी ख्वाहिश है कि इनको एक ऐसी खुली छुट्टी मिल जाए कि ये अब मियाँ साहब को मैनेज ना करना पड़े और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई मायूसी पैदा हो। तो ये तो चाहते हैं कि मियाँ साहब बाहर चले क्या कहीं से लेकिन किसी मियाँ साहब जाने को तैयार नहीं। वो अपनी बेटी के साथ वापस आए थे, उन्होंने कहा मैंने यहीं रहना है। अच्छा, कोई मैसेज कहीं से नहीं गया मियाँ साहब को कि ठीक है आप अब रिटायर हो जाएं, आप और आपकी साहबजादी बाहर चली जाएं, शहबाज शरीफ साहब को आप दे दें गेम, मतलब वो करेंगे भी सियासत, ऐसा कोई मैसेज कहीं से नहीं गया? देखिए, बिल्कुल ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, और यही इनकी ख्वाहिश है। और पहले भी जब वो वापस आते थे तो इनकी ख्वाहिश होती थी कि वापस आएंगे पाकिस्तान में तो हमारी हुक्मरानी में मसला बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब कतन बाहर नहीं जाएंगे। इलाज के लिए जाना, 10-15 दिन के लिए जाना आ जाना, ये चीजें तो अलग हैं, लेकिन यहाँ से मुस्तकिल चले जाना आपका सवाल और राना साहब के जवाब से लगता है कि डील जो भी होनी है वो मियां शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान होनी है। मरियम बीबी और हमजा शहबाज के दरमियान होनी है। आप पहले तो ये आपस में डील करें ना कि सियासत पार्टी के लिए होना है, पार्टी को चलाने के लिए होना है। तो जा रहा है वो ये है कि उन बाप बेटी को फारग करके ये बाप बेटा टेक ओवर कर रहे हैं पार्टी। तो ये तसर का जवाब नहीं। रान साहब, मतलब देखिए ना, आप जितनी इनायतें, सॉरी तंगी साहब ने भी ज्वाइन किया, आपको भी खुशामदीद, लेकिन जो इनायतें शहबाज साहब के ऊपर रही हैं वो इनायतें तो नवाज शरीफ या उनके खानदान के ऊपर नहीं रही। राना साहब, सर राना साहब को आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, सवाल ही ऐसा है राना साहब। अच्छा, राना साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही। चले मैं तंगी साहब आपसे ये सवाल आपकी आ रही है, दूसरों की नहीं आ रही। अजय, मैं बोल रही थी सर अभी कि जो इनायतें शहबाज साहब के ऊपर रही हैं वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर तो नहीं रही। वो डिवाइड एंड रूल करने वालों की ख्वाहिश यही होती है कि इनके घर में लड़ाई डाल दें। वो ऐसा होगा नहीं, बहुत दफा कोशिश की गई, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो तंगी साहब आप क्या कहते हैं? खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि जी अगर नवाज शरीफ को खुदा न खास्ता कुछ हो गया
तो फिर पंजाब संभाला नहीं जाएगा, क्या कहते हैं आप? थैंक यू सो मच आसमा। देखिए मैं समझता हूँ कि किसी को ये हक हासिल नहीं है कि माइनस। देखिए अगर अवाम या पार्टी चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब हमारे कायद रहें और अवाम उनको वोट देना चाहते हैं और पसंद करते हैं, तो आपको और मुझे किसने हक दिया है कि हम माइनस नवाज शरीफ या माइनस मरियम नवाज की बात करें? इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम इस चीज़ पे यकीन रखते हैं और मैं ऐसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूं कि हम जमहूरी अक़दार की और जमहूरी इदारों की मजबूती भी चाहते हैं और इस मुल्क की ज़मानत है मजबूत जमातें। जब तक आपकी मुल्क में जो पार्टीज है वो मजबूत हो, उसकी सिस्टम मजबूत हो, तो आपकी वो एक मजबूत मुल्क की भी निशानदेही है। वो आप जरूर तगी साहब चाहते हैं, जाती तौर पे चाहते हैं। आपकी जमात क्या कर रही है? आई मीन कोई हमें नजर नहीं आता कि पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे पीपल्स पार्टी या PMLN जो है वो सही मानों में जमहूरियत के लिए कोई जंग भी लड़ रही है? नहीं आसमा, हमें तो नजर नहीं आ रहा। जमहूरियत के लिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गड़ी खुदा बख्श में चार उस खबरें वक्त की बात बनाई नहीं करी, मैं आज की बात कर रही हूं। आज की बात, इस दौर की बात कर रही हूं। इस दौर की मैं बात बता रहा हूं कि मेरी लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब 11 जेल में रहने के बाद भी 2008 में कंसेंसस का नारा लगा के उनको कहा कि आइए हम सब मिलकर इस मुल्क को मुश्किलात से निकालें। फिर आपकी जमात ने क्या किया? बलूचिस्तान में क्या किया? देखिए मेरी जमात में उस वक्त क्या, मेरे पास मरकजी हुकूमत थी, मेरे पास इदारे थे कि मैं वहां पे हुकूमत गिरा देती। बलूचिस्तान के अंदर जो हुआ वो एस्टैब्लिशमेंट, तो जब आपके उस पार्टी के MNAs मिल के अपनी चीफ मिनिस्टर से ना लाते और वो चाहते थे कि हम चेंजेस ले आए, तो इसमें मेरे ऊपर ये पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। भाई पीपल्स पार्टी के पास इदारे थे या मरकजी हुकूमत थी कि हम उसकी हुकूमत सर, आपके पास नंबर था, आपके पास मेरे पास MPA भी वहां नहीं था MPA, लेकिन आपकी जो आनिया जानिया थी वो तो सबको याद है अभी। मुस्लिम लीग नवाज की थी, लेकिन मैं आपको आसमा बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, वो चाहे हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, हमने इदारों की मजबूती के लिए, पार्लियामान की मजबूती के लिए और आईन की मजबूती के लिए हमने अपना रोल प्ले किया है। अच्छा ठीक है, अभी आपको एक रोल प्ले करना है, क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की तो जो भी कहा जा रहा है डील मुबैना नाकाम हो गई, तो अब डील यहां दी जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद नदीम अफजल चंद साहब से यह सवाल जरूर पूछूंगी, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इनकी राना साहब के इनकी कोशिश थी कि आप भिजवाएं, और ये बात हमने सुनी मुख्तलिफ लोगों से, जाएं लंदन में हम ऑप्शन देते हैं। फवाद चौधरी साहब ने साफ कहा कि या तो जेल में गुजारें या फिर लंदन में गुजारें। ये बातें तो उनकी होती रही। देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा NRO मिला है वो नून लीग को मिला था। सारे मुकदमात ख़त्म या फ्रीज हो गए या ख़त्म कर दिए गए। ना 1985 का एहतसाब हुआ, ना 88 का हुआ, ना 90 के दौर का हुआ जब ये चीफ मिनिस्टर थे। कोई एक केस बता दें कोई हुआ हो। हालांकि कोऑपरेटिव स्कैंडल थे उस दौर में, LD के प्लॉट्स के स्कैंडल थे, रेडको का स्कैंडल था, बड़े बड़े स्कैंडल थे, लोकल गवर्नमेंट के बड़े बड़े स्कैंडल थे। सब मुशर्रफ के दौर में इनकी डील हो गई है, बाहर चले गए। अब ये आज भी मौलाना साहब की भी सुन रहा हूँ, ये पहले तो मानते ही नहीं थे कि हमारी डील हुई है, अब कहते हैं ज़बरदस्ती उसने हमें भेजा ताकि खुली छुट्टी मिल जाए। भाई छुट्टी दी जाती है, अभी भी आप जाएंगे तो कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं भेजेगा। जब आपकी ख्वाहिश नहीं होगी तो आप आज़ाद शहरी की सीट से जाएंगे, आपको कैद करके कोई कड़ियाँ लगा के बाहर नहीं भेजेगा। अगर आपका दिल होगा तो आप जाएंगे, अगर आपका नहीं दिल होगा तो आप नहीं जाएंगे। अगर एक बीमार शख्स है अगर, और वो अपने देखिए मैं तो बीमारी के ऊपर तो कमेंट से नहीं करना चाहता। मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला उनको सेहत दे, एक सियासतदान है। बाकी केसेस वैसे अपनी जगह पे, बीमारी के ऊपर मैं तो कमेंट्स नहीं करता। बीमार हर किसी ने होना होता है, हमने भी होना होता है, हमारे बुजुर्ग भी होते हैं, ये एक सबके एक जैसा दिल होता है। रहेगी बात डील की, ये मैं आपको कैटेगरिकली कह रहा हूँ, कोई डील नहीं है। अच्छा। डील अगर मियाँ साहब की डील होनी है तो मियाँ शहबाज शरीफ के साथ होनी है। किसकी हुकूमत? मियाँ नवाज शरीफ साहब की। अच्छा, उन दोनों की। आप हुकूमत करो, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन रहो, आप आगे सियासत करो और मैं जाता हूँ। अगर डील होनी है तो इनकी फैमिली में होनी है, ठीक। अगर नहीं होनी तो इनकी फैमिली में नहीं होनी। तो आपका ख्याल है कि दोनों आपस में नहीं मान रहे? नहीं, ये मेरा ख्याल नहीं है, मेरा एक पॉलिटिकल गैस है। अच्छा, पॉलिटिकल गैस है, मेरे पास कोई खबर नहीं है। गवर्नमेंट के साथ कोई डील नहीं है। ये गवर्नमेंट के पास नदीम भाई कब होती है गवर्नमेंट के साथ? देखिए होती, फिर भी देखिए डील तो होती है एस्टेब्लिशमेंट की और पॉलिटिकल पार्टीज की। गवर्नमेंट की कब हुई है? एस्टेब्लिशमेंट ठीक है, ऑन बोर्ड लिया जाता है, ये हकीकत है, इस पे मैं कमेंट्स नहीं करूंगा। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसकी राय के बगैर कुछ नहीं हो सकता।
तो चीफ ये तो चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट आप कहते हैं डील होगी या जुडिशरी, अब ये आप जुडिशरी में आप ये बताएं, खोसा साहब या जो जुडिशरी फैसले कर रही है, आप क्या समझते हैं ये प्राइम मिनिस्टर से पूछ के करेंगे? नहीं, हम तो अदालत, तो मैं समझता हूं अदालतों ने अब उदैबिया पेपर का जो केस का फैसला हुआ था वो हुकूमत से पूछ के किया था, जो छोड़ा था। ये अब तंगी साहब मुस्कुरा रहे हैं, तंगी साहब वो कह रहे हैं हुकूमत से ने कोई डील नहीं करनी है, मगर शहबाज शरीफ साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी बन गए, शहबाज शरीफ साहब यहाँ 7 दिन में कैद भी हो गए, प्रोटोकॉल के साथ फिरते भी हैं। तो फिर ये क्या था? उनका बेटा बाहर चला गया, उनका दामाद बाहर चला गया, उनका मतलब है, तो ये भाइयों का मामला है ना, फैमिली का मामला है। आपने देना था इसमें भाइयों का। एक भाई अपने आप को इधर रख रहा है, दूसरा भाई एंजॉय कर रहा है, ये तो आपका उनका अपना मामला है। नहीं, ये चांद साहब ये ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है ये। नहीं, आप देख लीजिएगा, वक्त बताएगा आपको। अच्छा, राजनीति है, अच्छा राजनीति का इशू है ये। मैं कैसे जी राणा साहब जी सर, आज चंद साहब ने बड़ी अच्छी बात की। इन्होंने ये कह दिया कि इमरान खान 1 महीना झूठ बोल रहा था जब वो कह रहा था कि मैं NRO नहीं दूंगा। नहीं, मैं अभी भी मैं कह रहा हूँ, नहीं राणा साहब, आप यही कहते थे। राणा साहब आप कितने, साहब ने कहा कि वो दे ही नहीं सकता। राणा साहब मैं कितने मौजब अंदाज में बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बड़े हैं, मेरे से मैं आपका एहतराम करता हूँ। मैं अगर कहूँ कि मियाँ साहब या फलां बंदा, मैं नाम लेके मैं झूठ का लफ्ज बोलूँ तो देखिए पार्लिमानी लैंग्वेज इस्तेमाल करें। मेरी रिक्वेस्ट होगी, हमने सियासत को मुहज्जब करना है। ये सियासत बड़ा पाकीज़ा पेशा है, ये बड़ा पाकीज़ा पेशा है। खुदा के लिए ये सियासत को कारपोरेट से, ये कोई सट्टेबाजी नहीं है, ये सियासत है। ये थोड़ा सा राणा साहब आप तो सीनियर हैं, आप सिखाया करें हमारे जैसे लोगों को, अगर हम कोई गलत लफ्ज बोले तो। सीखता हूँ नहीं, जो हमारे बारे में वो कलमात इस्तेमाल करता है, मैंने तो नहीं किए ना, मैंने तो कभी नहीं किए। मेरे एटीट्यूड में अगर तब्दीली आई है तो इमरान खान के एटीट्यूड को देख के आई है। सर जी, पार्टी ने इनकी ड्यूटी लगाई है कि इन्होंने ट्रेनिंग करनी है PTI की ना। नहीं, मेरे से सीनियर है, मैंने किसी की ट्रेनिंग नहीं करनी। मैंने तो राणा साहब से रिक्वेस्ट करनी है कि मैं आप पॉलिसीज पर डिस्कशन करें, तनकीद करें, जो मर्जी करें। अच्छा राणा साहब, मेरा सवाल पूछिए कि मैं NRO नहीं दूंगा, किसको कहते थे? हाँ, वो अभी भी कहते हैं नहीं देंगे, वो तो अभी भी कहते हैं। मैं भी कह रहा हूँ कोई नहीं देगा NRO। अच्छा, लेकिन दोनों भाई एक पेज पे हैं। हमारे पास है ही कुछ नहीं, हम भी यही कहते हैं सर। वो फिर क्यों बातें करता है? सर राणा साहब, दोनों भाई एक पेज पे हैं, इसका जवाब दे दें, फिर मैं तंगी साहब के पास आऊं। दोनों भाई एक पेज पे हैं, बयानिया का पूछ लेना। हाँ और बयानिया का क्या होगा, ये बात इंटरेस्टिंग है। वैसे वोट को इज्जत दो सर। राणा साहब मुझसे मैंने सुना नहीं, जी मैं कह रही हूँ कि सर ये बयानिया का भी बता दें, और दोनों भाई एक पेज पे हैं या नहीं है, और वोट को इज्जत दो किधर गया? एक पेज पे हैं, देखे ना, दोनों का एहतसाब हो रहा है। ये कह रहे हैं जी वो एक को किसको पता है कि क्या फैसला किसके हक में आना है। ना हमें ये पता है कि अपना शहबाज शरीफ साहब के हक में क्या फैसला आएगा, ना हमें ये पता है कि हम तो मुलजिम भी हैं और जेल में भी हैं। तो ये कह देना कि जी वो इनको माफ कर दें, वो उनको माफ कर दें, तो ये किसकी क्या गारंटी है कि दोनों का रगड़ा निकाल दें जो पावर्स हैं बैठी हुई। हाँ, लेकिन राणा साहब ये देखिए ना, खत्म कर दिया जाए। ये बात आपकी ठीक है। एहतसाब के ऊपर बहुत सारे लोगों को सवालात हैं, हमें भी तहफुजात हो सकते हैं कि बिला तफरीक नहीं हो रहा है, सहाफियों के भी हैं। लेकिन सर मसला ये है कि वो जो बयानिया आपने शुरू किया था ना, वो किधर है? वो नैरेटिव किधर है? सिविलियन बालादस्ती का, वो वोट को इज्जत दो वाला, वो कहाँ गायब हो गया? नून लीग अपने बयानिए पे कायम है। कहाँ? हम आज भी इस्टेब्लिशमेंट को जब हम सिलेक्टेड कहते हैं तो हम सारों को बताते हैं जिन लोगों ने इस इलेक्शन को चोरी किया है। अच्छा। उसमें सब लोग शामिल हैं। अच्छा। जब हम तो मरियम बीबी क्यों खामोश हैं? हाँ। उस बयानिए की हालत, मरियम बीबी क्यों खामोश हैं? अगर मैं कुछ दिन के लिए खामोश हो गया तो फिर आपको क्या एतराज हो सकता है? तो मुझे पता चलेगा कि आपको फैसलाबाद के RPO ने या DPO ने कुछ कहा होगा तो आप खामोश होंगे। तो फिर वो तो आपका DPO है, आपका RPO है। अगर मैं खामोश करवाऊंगा तो आप खामोश होंगे, इसका मतलब है। ये तो फिर आपका काम है ना। अगर मैं नहीं कह रहा ना DPO RPO आपका खामोश। साहब मसला ये कि अब जरदारी साहब के केसेस जो शुरू हुए थे एकदम से वो पीछे जा रहे हैं, तो एक तरह से नैरेटिव ये बन रहा है, नैब के अंदर है लेकिन कोई बात नहीं है कि जी नवाज शरीफ बाहर होते तो शायद सारा फोकस जरदारी साहब के ऊपर होता। अब नवाज शरीफ चूंकि अंदर हैं तो जरदारी साहब के ऊपर फोकस नहीं रहेगा।
नहीं देखिए ना, चंद साहब खामोश थे जब तक पीटीआई में नहीं आए। चंद साहब 1 साल खामोश रहे, 6 महीने, जब तक पीटीआई में नहीं आए थे। मैं तो चंद साहब की आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन नहीं सर बोलते रहे, ये तो हमें पता है, ये चुप रह ही नहीं सकते, हमें पता है इनका। राना साहब मैं कुछ कहूँ, राना साहब इजाजत है? जी सर कहें। जी देखिए आसमा, मैं आपको एक बात बता दूं, इस हुकूमत में एक जो मेरे भाई हैं ये चाहते हैं कि टॉक शोज पे इश्यूज पे बात हो जाए, नेशनल असेंबली में इश्यूज पे बात हो जाए, सेनेट में, लेकिन क्या इस हुकूमत में जो 48 रिस्पॉन्सिबल लोग बैठे हैं उनको ये एहसास है कि हम हुकूमत में हैं? उसको ये एहसास है कि 1 मिनट के लिए हम डिसाइड करते हैं कि लोगों ने इलेक्ट किया है, तो क्या उस इलेक्शंस पर इन लोगों ने कभी, इंक्लूडिंग पीएम साहब, कभी ये सोचा है कि किस मकसद के लिए लोगों ने हमें इलेक्ट किया है? सर वो एहतसाब के लिए इलेक्ट हुए हैं, उनका मैंडेट है कि उन्होंने एहतसाब करना है। वही इस एहतसाब का जो बेड़ा गर्क किया वहां केपी में एहतसाब कमीशन का, तो मेरे ख्याल में तो ऐसा लग रहा है यहां पर भी कि क्या उस वक्त पीएम साहब को बुलाया तो उनको धमकी नहीं दी गई नैब के चेयरमैन को? डॉक्टर समद को गिरफ्तार करने पर पीएम और सीएम केपी ने उसको धमकियां नहीं दी? क्या यहां पर अलीम खान की गिरफ्तारी पर उसको फेडरल मिनिस्टर और प्रोविंशियल मिनिस्टर ने उनको धमकियां नहीं दी? एक तरफ तो ये कह रहे कि आजाद इदारा है और दूसरी तरफ फिर एक ऑफिसर की गिरफ्तारी पर, वो क्यों? इसलिए कि पीटीआई की हुकूमत में उस ऑफिसर ने जो कुछ किया है उसमें वो भी आने वाले हैं जो आज पीएम साहब के साथ बैठे सेक्रेटरी हैं, उसका नाम भी आने वाला है और एक्सचेम का नाम आने वाला है। तो वो इस वक्त जो उन्होंने अपना सीनियर वजीर तो दे दिया अलीम खान, तो वो दे देंगे सबको। भाई हमने कब कहा है कि अलीम खान की बात हो? हम तो सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम में तो वो कह रहे हैं, हमने तो कहा कि भाई ठीक है ये अलीम खान है, इनको इस्तीफा देके। अगर एक सूबे के स्पीकर्स को कैपिटल में गिरफ्तार करने पर और रात के अंधेरे में उनके घर पर छापा मारे तो फिर इंक्वायरी पीएम साहब के खिलाफ भी है। अच्छा, इंक्वायरी एक्स सीएम के खिलाफ भी है, इंक्वायरी उसकी बहन के खिलाफ भी हो रही है, इंक्वायरी मौजूदा सीएम के खिलाफ भी है, इंक्वायरी सीएम सीनियर मिनिस्टर आतिफ के खिलाफ भी है, इंक्वायरी इसके साथ सेक्रेटरी आजम खान साहब के भी खिलाफ है। तो हम फिर अलीम खान की बात नहीं करते हैं। आप कर क्या सकते हैं? यही तो सवाल है, आप कर क्या सकते हैं? एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पे जरूर पूछेंगे। अपोजिशन जो बातें कर रही है वो ठीक है, मसलन सराय दुरानी साहब के घर पे सुना है नोट गिनने की मशीन भी गई थी मगर नोट नहीं निकले। क्या चाहती है गवर्नमेंट, इसके ऊपर भी जरूर बात करेंगे। और फवाद चौधरी नईमुल हक तनाजा क्या अंजाम होगा, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नदीम अफजल चंद साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हम तो करेंगे एहतसाब, नहीं हुआ नून लीग का और एनआरओ ने लिया। सर अभी असर खान केस आपके हाथ में, करें ना इंसाफ, क्यों? देखिए मैं आसमा आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा कह चुका हूँ, हमारा सिस्टम, जुडिशल सिस्टम या हमारा अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम अभी इतना मजबूत नहीं है कि बड़े बड़े बोझ वाले केस हम उठा सकें। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम में जमहूरियत है ना, एक प्रोसेस है, प्रोसेस को चलने दें। मैं यकीन, आज मुशर्रफ क्यों बाहर बैठा हुआ है? मुशर्रफ, अगर ये सिस्टम, अगर जमहूरियत इतनी कमजोर होती तो मुशर्रफ इस मुल्क में आके बैठता। हालांकि आधी काबीना उसकी यहाँ पे है इस वक्त। हालांकि मैं समझता हूँ ये अलग डिबेट है नहीं, ये डिबेट लेकिन ये भी अगर अदालत का तकाजा देखा जाए तो अकेले मुशर्रफ पे केस नहीं चलता। फिर जो भी उसके एडर एंड डिबेटर जो भी वो लफ्ज लिखा हुआ है ना, जजेस को, आप मेरी बात तो सुन लेना, बात तो सुन, मैं आपकी बात ही कर रहा हूँ, जो आप करना चाहती है मैं वही कर रहा हूँ। मैं जजेस से शुरू हो रहा हूँ, आप सियासतदानों से, बेचारों से शुरू होती है। जजेस जिन्होंने वर्दी में तरमीम की इजाजत दी, पहले उनके ऊपर बनता है। जिन ब्यूरोक्रेट्स ने साथ दिया उनके बनता है। फिर अकेले जिन सियासतदानों ने साथ दिया, जिन सियासतदानों ने साथ दिया, इसका मतलब है कि हमने कंप्रोमाइजेस किए, हमने बहुत सारे लोगों को हमारे सिस्टम ने छोड़ा। जब बहुत सारे लोगों ने सिस्टम को छोड़ा तो फिर मुशर्रफ को भी हम। अच्छा, मैं दोबारा इस पे आती हूँ क्योंकि अभी मैंने पूछना है कि इसी तरह असगर खान का फैसला जो आप कह रही है ना, कि असगर खान का बड़ा फिट केस है और हम, मैं समझता हूँ उसका होना चाहिए फैसला। तो क्या आप मुझे ये बताइए तंगी साहब कि ये जो अब इस वक्त सिचुएशन है, जैसे इनकी काबीना के अंदर उन्होंने कहा जी हमारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी काबीना के अंदर जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं, डिलीवरी की बात ब्रेक में कर रहे थे, क्या परफॉर्मेंस हो सकती है गवर्नमेंट की जब इस तरह दो वजीर या दो काबीना के लोग आपस में झगड़े हों? देखिए असमा, मैं
इनके काबीना के 2 वज़रा की लड़ाई की बात नहीं करूँगा, बल्कि अगर ये थोड़ा सा सोच ले कि पार्लियामान को एतमाद में ले, इस वक्त जो इश्यूज़ है सामने इंडिया की तरफ से, जॉइंट सेशन बुलाए, इन कैमरा सेशन बुलाए, पीएम साहब आके स्पीच कर ले, अपोजिशन लीडर्स को गाली न दे पार्लियामान के फ्लोर से, बल्कि जो आते हैं और जो वज़रा इनके ना समझ या ना अहल वज़रा है और वो माहौल को गरमा देते, उनको पीएम की तरफ से या एस मत के चंद जैसे साथियों की तरफ से उनको बुलाई समझा दे, ताकि देखिए इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हालात को देख के फैसले करे। और जहां तक हुकूमत के 2 वज़रा की लड़ाई का ताल्लुक है, तो वो इस वक्त एक एक चीज पे इस वक्त 6-7 इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स है। हाँ। इसी तरह फाइनेंस मिनिस्टर 3-4 है, बिल्कुल वो इसीलिए लेकिन अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन राणा साहब आपको क्या लग रहा है, परफॉर्मेंस जो है उस पे बात होनी चाहिए? बात चंद साहब की बिल्कुल ठीक है कि अपोजिशन अपने मुकदमात से निकलेगी तो परफॉर्मेंस पे बात करेगी ना सर, इवन हुकूमत। देखिए आधे से ज्यादा इनके वजीर वो हैं जिन्होंने जिंदगी में किसी दफ्तर में बैठ के काम नहीं किया। अब वो चला लेंगे, अल्लाह करे कि वो चला लें, ये तो उम्मीद रखना तो हर किसी का हक है, लेकिन हमें तो कोई हालात नजर नहीं आते। ना जमहूरी हालात ऐसे हैं, ना पार्लियामेंट के ऊपर कोई उनकी सोच है कि पार्लियामेंट से फ़ायदा उठाया जाए। ये है कि कुछ फैसले जो हैं जहां से इनको ओके हो जाता है वहां ये खड़े हो जाते हैं कि जी हमने फैसला कर लिया और वो फैसले करने जा रहे हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज पार्लियामेंट से खुफिया हैं और ये जमहूरियत के ऐन खिलाफ है। इसी तरह से आप राणा साहब को बताने से फिर मैं उनको बताता हूं। अच्छा टाइम खत्म हो गया इसलिए आप ही बता दो। साहब आपने भी इसी तरह खुफिया रखे हुए थे। देखें जब रजा रब्बानी था स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, आप पूछ लीजिएगा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ये शिकवा हमें पीएमएल उसमें एक रेजोल्यूशन पास हुई थी, एक रिकमेंडेशन थी उसको